क्या आप जानते हैं अगर किसी कंपनी के अच्छे नंबर भी आते हैं तो उसके बाद भी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। और कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनियों के नंबर खराब आते हैं, उसके बाद भी स्टॉक अपर सर्किट लगाता हुआ नजर आता है और उसके अंदर तेज रैली बनने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जिसे शानदार नतीजे दिए हैं, लेकिन नतीजे देने के बाद स्टॉक 11% से ज़्यादा क्रेश हो गया है। अब जिन लोगों की इस स्टॉक के अंदर पोजीशन है उनको क्या करना चाहिए, इस स्टॉक का अगला सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है, अगला रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है, और जिन लोगों ने रिजल्ट के लिए स्टॉक में पोजीशन बनाई थी उनके लिए क्या आगे रणनीति होना चाहिए, और जिन लोगों ने ये देखा कि कंपनी के अंदर नतीजे तो अच्छे आए हैं लेकिन स्टॉक 11% से ज़्यादा टूट गया है, अब स्टॉक में एंट्री लेने के लिए कौन सा लेवल बेस्ट होने वाला है, कहाँ पे एंट्री लेने के बारे में प्लान करना चाहिए, इन सारी बातों का एनालिसिस हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। और आप ये भी जानोगे आज के वीडियो में कि अगर कंपनी के अच्छे नतीजे आते हैं और स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, ताकि आप आगे सतर्क रहे और इस प्रकार के ट्रैप में आप फंसने से बचे। दोस्तों मैं हूं विवेक मालवीय और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जिस स्टॉक की बात करने वाला हूं जिसका नाम है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड ने अपने Q1 FY26 के नंबर अनाउंसमेंट किए और ये नंबर कंपनी के शानदार थे, लेकिन शानदार नंबर के साथ ही इस स्टॉक के अंदर 11% से ज़्यादा की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। जिस दिन कंपनी ने अपने नंबर अनाउंसमेंट किए यानी कि 13 जुलाई 2026 के दिन, तो स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई यानी कि 692 का लगाया। उस समय निवेशक ये सोच रहे थे कि अब स्टॉक के अंदर अच्छी खासी रैली बन सकती है और कहीं ना कहीं स्टॉक 700 से लेके 750 800 तक के लेवल तक के जाते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या हुआ कि 692 के बाद से स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिला और स्टॉक ने क्लोजिंग 660 रुपए के भाव पे दिखाई। लेकिन अगले दिन जो स्टॉक खुला तो ये 650 रुपए के भाव पे स्टॉक खुला और खुलते ही इसने एक तरफा गिरावट दिखाई और एक समय स्टॉक ने जो लो बनाया ये 580 रुपए तक के स्टॉक फिसल गया। यानी कि एक ही दिन के अंदर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर 11% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। अब क्या कंपनी में रिजल्ट के साथ कोई खराब खबर आ गई जिसके कारण स्टॉक इतना क्रैश हो गया? क्या बड़े निवेशकों ने इस स्टॉक से एग्जिट कर लिया है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, इसके कारण स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली है, या फिर ये स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग या सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग थी, या अब यहाँ पे खरीदारी का मौका यहाँ पे बन सकता है? आज हम इन सारी बातों के ऊपर बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। इन बातों के लिए आगे बढ़े इससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड भारत की एक FMCG कंपनी है और इसके जो मुख्य प्रोडक्ट्स है जहाँ से ये कमाई करती है वो है बजाज आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल। यहाँ से यह कंपनी भारत से 63% का मार्केट शेयर उठाती है। उसके बाद है कोकोनट ऑयल है और ब्रह्मी आंवला ऑयल है। नोमाक्स क्रीम से ये कंपनी नोमाक्स क्रीम इसका प्रोडक्ट्स है, साथ ही नेटवेस ऑयल प्रीमियम प्रोडक्ट है और बंजारा हर्बल प्रोडक्ट्स इस कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है। और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मैं बात बता दूं तो यह कंपनी 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके साथ ही 8200 प्लस इसके चैनल पार्टनर है और 43 लाख रिटेल आउटलेट्स इस कंपनी के हैं। साथ ही यह कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 30 प्लस देशों में एक्सपोर्ट करती है, यानी कि इंडिया के अलावा भी यह 30 प्लस देशों में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। भारत में कंपनी का लगभग 63% मार्केट शेयर आलमंड हेयर ऑयल सेगमेंट से ही आता है। आप जान सकते हो यहाँ पे कि जो है इस कंपनी का वो अकेला ही 63% का मार्केट शेयर ये लगता है इंडिया में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे फंडामेंटल स्नैपशॉट की कि कंपनी स्ट्रेंथ देखने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आखिरकार कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है और कितनी कमजोर है, ये हमें फंडामेंटल के बिहाफ पे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 592 रुपये पे है और आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आज शेयर ने जो दिखाई गिरावट वो 10.37% की गिरावट के साथ आज ये स्टॉक बंद हुआ है। अब स्टॉक का मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप यहाँ देखने में आता है, ये 7,729 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक मिड लेवल की कंपनी है। और इसका PE रेशियो देख लेते हैं तो इसका P 34.6 के PE पे यहाँ स्टॉक काम कर रहा है इस समय। और स्टॉक में अगर देखते हैं इसका बुक वैल्यू तो ये 57.8 की बुक वैल्यू पे काम कर रहा है। अब ROC और ROE काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें भूमिका निभाने वाले हैं। तो इसका ROC 30.6% पे है, ROE 25.4% पे है
और डेब्ट टू इक्विटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो 0.02 की है, यानी कि कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्जा है, मामूली सा कर्जा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कंपनी के अंदर कि इसके अंदर जो डिविडेंड यील्ड है वो किसी भी प्रकार का यह कंपनी डिविडेंड अपने शेयरधारकों को नहीं दे रही है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि कंपनी के अंदर प्रमोटर ने अपने शेयर को प्लेज नहीं किए हैं और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 43% की यहाँ देखने में आती है, जो कि एक शानदार ग्रोथ इस कंपनी के अंदर दिखाती है। इसके साथ तो हमने यहाँ देख लिया कि कंपनी का फंडामेंटल क्या कहता है। कंपनी एक मिड लेवल की कंपनी है, आरओसी आरओई कंपनी का स्ट्रांग है, तो ये कंपनी के लिए एक स्ट्रांग वाली बात सामने निकल के आती है। और इसके साथ ही प्रमोटर की होल्डिंग भी देख ली। अब इसमें सेल्स की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है कि TTML सेल्स, मतलब कि कंपनी ने 12 मंथ में जो सेल्स जनरेट किया है वो 1240 करोड़ का है। वहीं पे नेट प्रॉफिट जो दिखाया है वो 223 करोड़ का है। तो ये तो इसके अंदर सेल्स और प्रॉफिट की बात हो गई। अब हम चलते हैं इसकी कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है वो ताकत क्या है। तो आपको यहाँ पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी की इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ क्या है। तो कंपनी की जो ताकत है वो है लगभग कंपनी इस समय डेप्थ फ्री है। कंपनी के ऊपर मामूली सा डेप्थ है जो है 0.02 का है करोड़ का, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा डेप्थ माना जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी के अंदर ROC और ROE काफ़ी हाई है, यानी कि एक अच्छा संकेत कंपनी में दिखाता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, साथ ही कैश जनरेटिंग बिजनेस कंपनी के पास है और रूरल मार्केट रिकवरी का फायदा इस कंपनी को देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ रिस्क के भी पॉइंट है जो आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इस समय जो स्टॉक है वो 10.2 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है और साथ ही बुक वैल्यू के मुकाबले यहाँ प्रीमियम वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। और यह कंपनी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी प्रकार का डिविडेंड यहाँ पे दे नहीं रही है, जो इसके लिए एक नेगेटिव साइन होता है। और एक बात आपने नोटिस की होंगी इसका कि इसका जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो इंक्रीज हुआ है। पहले यहाँ पे 50 दिनों में पैसा कंपनी के पास आता था, लेकिन अब वो 123 दिनों में आ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। मतलब कि यहाँ पे वर्किंग डेज जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। और पिछले कई सालों से बात करते हैं तो इसके अंदर सेल्स ग्रोथ बहुत तेज नहीं रही है, यानी कि सेल्स ग्रोथ का फायदा इस कंपनी को नहीं मिला है। अब ये तो आपने देख लिया कंपनी के कुछ फायदे और कुछ नुकसान वाले जो बातें हैं वो आपने यहाँ पे नोटिस कर ली, जो बता दी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो है इसके क्वार्टरली नंबर की। कंपनी के क्वार्टरली नंबर क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पे क्वार्टरली नंबर का एनालिसिस करते हैं, जिसमें देखेंगे कि यहाँ पे सालाना आधार पे और क्वार्टर में किस प्रकार से कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो कंपनी की सबसे पहले सेल्स देख लेते हैं। तो जून क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 342 करोड़ की कंपनी की सेल्स रही। वहीं पे मार्च क्वार्टर में देखते हैं तो ये 327 करोड़ की कंपनी की सेल्स रही। वहीं पे जून क्वार्टर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 273 करोड़ की कंपनी की सेल्स रही। अब हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डेटा को कंपेयर करते हैं जो है क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो सबसे पहले क्वार्टर देख लेते हैं। तो 327 करोड़ से ये बढ़ के हो गया 342 करोड़ का। मतलब कि इसके अंदर अगर देखा जाए यहाँ पे तो 4.6 करोड़ का 4.6% का यहाँ पे जंप देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं पे अगर देख लेते हैं यहाँ सालाना आधार पे ग्रोथ, तो ईयर ऑन ईयर यानी कि जून से देखते हैं तो जून से देखने में आएगा कि 273 करोड़ से बढ़ के 342 करोड़ का हो गया। मतलब यहाँ पे 25.3% का जंप यहाँ पे देखने को मिला, जो एक अच्छा माना जाएगा। मतलब कि इसके अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो आपने यहाँ पे क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देख लिया, मतलब कि इसके अंदर सेल्स के अंदर ग्रोथ अच्छी हुई, ये भी बात सामने आ गई। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी किस प्रकार से दिखाया है। तो यहाँ एक बात देखने में आएंगी कि जून में जो इस समय का इसका प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 83 करोड़ का दिखाया है। और मार्च की क्वार्टर की बात कर लेते हैं तो मार्च में 77 करोड़ का हुआ। वहीं पे जून में बात कर लेते हैं तो ये 41 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। अब यहाँ क्वार्टर में देख लेते हैं तो क्वार्टर देख लेते हैं तो इसमें 7.8% का जंप हमें देखने को मिला। अब सालाना आधार पे देख लेते हैं तो सालाना आधार पे जो ग्रोथ यहाँ पे निकल के आती है वो 41 करोड़ से लेके ये 83 करोड़ तक के पहुंच गया। यानी कि यहाँ पे
2% का इजाफा देखने को मिला, मतलब कि प्रॉफिट जो है वो डबल होते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो क्वार्टर वन में फाइनेंशियल ईयर 2027 में 71 का आपको देखने को मिलेगा। 71% का आपको जो नेट प्रॉफिट है यहाँ देखने को मिलेगा कि इसमें 71 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है। और लास्ट क्वार्टर में इसका जो मुनाफा हुआ वो 64 करोड़ का था। और जून क्वार्टर से बात कर लेते हैं यहाँ, तो जून में 38 करोड़ से ये हो गया 71 करोड़, यानी कि 38 से 71 करोड़ होना 86.8% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिला, मतलब कि 86.8% का मुनाफे में यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। अब अर्निंग पर शेयर पे भी आपको नज़र डालना चाहिए कि इसका ईपीएस क्या चल रहा है। तो अर्निंग पर शेयर के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, तो आपको यहाँ ईपीएस यानी कि कंपनी कितना कमा रही है एक शेयर के ऊपर, तो एक शेयर के ऊपर देखने में आता है अर्निंग पर शेयर। इस समय कंपनी को जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 5.42 की देखने को मिली है। तो साथ यहाँ पे जो पिछले क्वार्टर की अर्निंग की अपेक्षा देखते हैं तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 4.87 की इसकी अर्निंग थी। और जून में बात कर लेते हैं तो जून में इसकी अर्निंग 2.79% से यहाँ पे डायरेक्ट बढ़ के हो जाती है 5.42 की हो जाती है, यानी कि ईपीएस जो है वो लगभग 2 गुना हो गया है, जो एक अच्छी बात यहाँ देखने में आती है। अब ये तो बात आपने देख ली, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिरकार स्टॉक गिरा क्यों, स्टॉक के गिरावट का क्या कारण था, जो सबसे बड़ा कारण है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कारण नंबर 1 कि रिजल्ट से पहले ही प्राइस डिस्काउंट हो चुका था, जो देखने में आ रहा था कि शेयर, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे चार्ट के आधार पे कि शेयर पहले ही 220 रुपये पे था। अगर आप एक साल पहले यहाँ देखेंगे शेयर, तो ये तकरीबन 220 रुपये के भाव पे यहाँ पे था। और 220 रुपये के भाव से चल के स्टॉक ने लगभग जो तेज़ी दिखाई है ये 692 रुपये तक के स्टॉक चले गया। मतलब कि स्टॉक अगर देखते हैं तो लगभग 3 गुना स्टॉक हो गया। और बड़े निवेशक पहले ही अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करके स्टॉक में खरीदारी करते हैं, बड़े निवेशक स्टॉक को खरीदते हैं। और ऐसे में बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली बात आ जाती है। मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे रिजल्ट आता है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। अब स्टॉक का पी 34.5 पे आ गया और एफएमसीजी सेक्टर में प्रीमियम वैल्यूएशन के कारण इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ऑल टाइम हाई इस समय एक रजिस्टेंस बन गया। और ऐसे में कई निवेशकों ने ये देखा कि 690 और 700 की रेंज अगर देखते हैं तो सेलर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। उन्होंने देखा कि 692 और 700 एक साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे मान लिया और 700 रुपये के भाव से ऑलमोस्ट 700 रुपये तक के शेयर का भाव पहुँच गया और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी। अब यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो आज जो स्टॉक ने जो लो बनाया जो था इसका 580 का, यहाँ पे स्टॉक ने लो बनाया है और वहीं से स्टॉक ऊपर आया है जो 592 पे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे 580 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि अगर आप इस लेवल पे देखेंगे तो ये लेवल 580 के आसपास का देखने में आता है। तो यहाँ पे स्टॉक रुका है। अब दूसरा जो लेवल यहाँ पे निकल के आता है टेक्निकल, यहाँ पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला जो लेवल है ये तो आगे का हो गया, लेकिन इससे पहले ये वाला एक सपोर्ट का जोन आपके लिए काम करेगा जो कहीं ना कहीं 530 के आसपास आएगा। तो ये लेवल भी आपको नोटिस करना है। मतलब पहला आपको सपोर्ट 580 का देखने को मिलेगा और दूसरा सपोर्ट जो है वो 530 का और से लेके 520 की एक रेंज देखने को मिलेंगी। तो 530 और 520 की एक रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पे काम करते हुए नजर आने वाली है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कर ले तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो जो 500 रुपये का जो लेवल है, ये वाला 500 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम करने वाला है। लेकिन अगर इस, ये तो आपने सपोर्ट के लेवल देख लिए जो मैंने आपको बता दिया इस चार्ट के आधार पे, लेकिन इसके साथ ही अगर रजिस्टेंस की बात कर लेते हैं स्टॉक में कि रजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं, तो अगर स्टॉक का पहला रजिस्टेंस लेवल अगर यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल लेवल है 600 का, ये एक रजिस्टेंस का काम करने वाला है 600 का। अगर 600 का रजिस्टेंस लेवल स्टॉक होल्ड कर लेता है तो फिर 620 रुपये का एक लेवल निकल के आएगा जो जिसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए 620 का। अगर 620 का लेवल पार होता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 650 का बनते हुए नजर आने वाला है। 650 का एक लेवल यहाँ पे काम करते हुए नजर आएगा और ये लेवल पार हो जाता है तो फिर जो ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन बना है जो 690 692 का है,
तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि अगर ये 690 का लेवल पार हो जाता है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल जो 700 का है, ये 700 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर स्टॉक 700 रुपये के लेवल को विथ वॉल्यूम के साथ पार करता है और होल्ड करता है तो फिर स्टॉक एक नई बैंक जोन में जाता हुआ नजर आ सकता है और स्टॉक यहाँ से 700 से 50 से लेकर 800 के लेवल भी हमें दिखा सकता है। और अगर मान लो स्टॉक 700 लेवल के को होल्ड कर लेता है 700 पे, तो फिर वापस से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं और स्टॉक जो है एक नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात तो ये आती है कि स्टॉक के अंदर पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपने स्टॉक को 650 या 680 के भाव पे खरीदा है तो आपको यहाँ पे घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पे खराब नहीं हुए हैं। कंपनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है और रिजल्ट यहाँ पे कंपनी का मजबूत आया है। यह गिरावट फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग जैसी देखने में आती है, क्योंकि यहाँ पे जो गिरावट आई है सडनली ये प्रॉफिट बुकिंग देखने में आ रही है, क्योंकि जो बड़े निवेशक है वो कहीं ना कहीं स्टॉक को निचले लेवल पे बाय करके रखे हुए थे। अब इन्होंने देखा कि स्टॉक अच्छा भाव पे मिल रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है उन लोगों ने। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि अब हमें यहाँ पे फ्रेश एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए। तो फ्रेश एंट्री की मैं आपको बात बता देता हूँ यहाँ पे कि स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री इस समय 580 का लेवल देखने में आता है। तो 580 का तो इसका एक सपोर्ट का लेवल काम करेगा, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो 550 से लेकर 560 का एक जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट नजर आता है। अगर ये जोन में कहीं ना कहीं स्टॉक मिलता है तो इसका वॉच लिस्ट में हम एंटर करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। लेकिन एग्रेसिव इन्वेस्टर है और यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखने का प्लान करते हैं तो यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग के यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 580 का जो जोन है वो काफ़ी अच्छा देखने में मिलता है। और यहाँ पे बेस्ट स्ट्रैटेजी इस स्टॉक में अगर एसआईपी के माध्यम से प्लान करना है तो 30% 580 के भाव में देखा जा सकता है और 30% 550 के भाव में देखने को मिल सकता है। और अगर स्टॉक के अंदर वो करेक्शन आता है, गिरावट आता है, तो 520 का जो लेवल है वहाँ पे 40% के आसपास बाइंग के बारे में प्लान किया जा सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के यहाँ पे अगर देखें कि स्टॉक कहाँ जा सकता है तो 700 का पहला इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, दूसरा 780 का है, तीसरा 850 का है। अब किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म के अगर ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म में आप इस स्टॉक में बाय करने का देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट फोमो बाइंग के अंतर्गत हो सकता है। और स्टॉप लॉस नहीं रखने वाले इन्वेस्टर इसको बिल्कुल भी बाय ना करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और यहाँ पे स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। अब फाइनल वर्डिक्ट में बता देता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए कि अगर बिजनेस कंपनी का स्ट्रांग है, फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रांग है, कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं है जो इसके लिए एक एक्सीलेंट पॉइंट की कैटेगरी में आएगा, रिजल्ट कंपनी के एक्सीलेंट आए हैं, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और नियर टर्म व्यू प्रॉफिट बुकिंग का देखने में आता है और लॉन्ग टर्म व्यू इसका पॉजिटिव देखने में आता है, तो यहाँ एक अच्छा स्टॉक की कैटेगरी में आता है। अच्छे रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर गिरना हमेशा बुरी खबर नहीं होती है। कई बार मार्केट सिर्फ कमजोर हाथों को बाहर निकालता है और फिर अगली रैली की शुरुआत होती है। और बजाज कंज्यूमर केयर में अभी पैनिक नहीं बल्कि पेशेंस की ज़रूरत है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही स्टॉक का एनालिसिस मैं आपके लिए आगे लेके आऊँ और टेक्निकल जोन और टारगेट आपको आगे पता चले इस प्रकार के स्टॉक के बारे में, तो आप हमारे चैनल से जुड़े सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टॉक विज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्यों ताकि आपको स्टॉक मार्केट का जो डीसीपी पैटर्न पे वॉइस लिस्ट है वो आपको स्टॉक विज एप्लीकेशन पे मिलता है। आपके हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं कि बजाज कंज्यूमर केयर क्या 700 फिर से टेस्ट करेगा या वापस इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेंगी। कमेंट में अपना इंपॉर्टेंट व्यू जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।